दूं। जी, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है जी, अगर आप लोगों के पास बुक्स हैं तो बेशक आप लोग ओपन कर लें। मैंने तो मतलब वो आप लोगों को ओवरव्यू ही देना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में से 10 नंबर के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इंतहाई इजी है ये। ठीक हो गया। लीगल एथिक्स के बाद जो सबसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। 10 नंबर में से आप इजीली इसके अंदर 8-9 स्कोर कर लेते हो। ठीक है जी। और अब देखें कि अगर आपके 20 में से 16 17 18 नंबर आ रहे हैं तो बाकी तो टोटल ही 30 नंबर गया है 80 में से। तो इन दो सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो लाजमी आपने फोकस रखना है। अब जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो सिलेबस है उस सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस के अंदर जो चीज शामिल है वो है कि आर्टिकल 1 था आर्टिकल 40 तक। ठीक है जी। जिसके अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स शामिल हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी शामिल हैं। उसके बाद हमने देखने होते हैं आर्टिकल 50 to 89 जिसके अंदर हमारे जो हाउसेज हैं वो शामिल हैं। बिलिंग से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, बिल कहाँ पे पास होंगे ये शामिल है। एक बड़ा मशहूर सवाल हर लॉ गार्ड के अंदर आता है कि मनी बिल शैल ओरिजिनेट इन। मनी बिल जो है वो हमेशा ओरिजिनेट होता है नेशनल असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर कभी भी नहीं होता। उसके बाद सेनेट के नंबर्स पूछ लेते हैं, टोटल मेंबर्स कितने हैं, 100 हैं। पहले 104 होते थे, फिर फाटा मर्ज कर गया केपी के अंदर, तो चार जो वो थे वो कट गए, तो अब 100 बच गए। उसके बाद जी आवाज आ रही है? कॉल ही ड्रॉप हो गई थी। जी अब जी आवाज जी आ हाँ, रही है? बारी है। अब आ रही है। वो मेरे पास नेटवर्क एरर होता है। अच्छा, मैं फ्लो में बोल रहा था, मैं पहुंचा था गालिबन। हाँ, यहाँ तक पहुंचे थे हम 50 to 89। अच्छा, उसके बाद जो आर्टिकल पढ़ने हैं वो है आर्टिकल 175 था 212। इन आर्टिकल्स के अंदर आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन, हाई कोर्ट की फॉर्मेशन, उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसके बाद हाई कोर्ट्स के रेट्स। ठीक हो गया जी, ये मोटी मोटी चीजें हैं। अब अगर हम बात करें कि किस तरह के 10 नंबर के सवाल देते हैं, अब 1 से 2 नंबर जो है ये आर्टिकल नंबर पूछते हैं जो फंडामेंटल राइट्स के हैं। फॉर एग्जांपल वो आर्टिकल 10A का पूछ लेता है, 19A का पूछ लेता है, आर्टिकल 11 का पूछ लेता है। ठीक हो गया जी। ये जो है इनमें से जो है ये एक आध नंबर का जो सवाल देता है। उसके बाद ये मनी बिल कहाँ पे ओरिजिनेट होता है कि ये सवाल ये देता है। उसके बाद ये जो एक नंबरिंग्स है, टोटल नंबर कितने हैं जी नेशनल असेंबली के, ये पूछ लेते हैं, यानी कि इस तरह के सवाल। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सवाल आते हैं जी कि इनकी जो एक सो मोटो नोटिस है वो किस आर्टिकल के तहत ले लिया जाता है, इनकी फॉर्मेशन किस तरह से है, प्रिंसिपल सीट कहाँ पे है, वगैरह वगैरह। तो इन चीजों को आपने, ये है इंतहाई आसान, आप लोगों ने एक बार गो थ्रू करना है। आप समझ रहे हैं? इनके अंदर आपने जब पहली फर्स्ट रीडिंग कर रहे होते हैं ना तो रट्टा नहीं मारना। एक बार आपने ठंडे दिमाग के साथ एक दफा रीड आउट करना है कि यार अगला बंदा क्या क्या रहा है, ये जो आइन है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कहता क्या है। जब आप लोग उसको एक बार पढ़ लोगे ना, इनको पढ़ना है आपने, जस्ट एमसीक्यूज हैं उनको नहीं देखना, इनको आपने पढ़ना है। जैसे लीगल एथिक्स पढ़े हैं ना, इसी तरह ये भी पढ़ने हैं। ठीक है जी, टाइम लगेगा आपके 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। जब आप लोग एक बार ये सारा पढ़ लोगे, उसके बाद जो भी आपके पास बुक पड़ी हुई है वहां से आपने एमसीक्यूज याद कर लेने। ठीक हो गया जी। यानी कि पहले इसको डायरेक्ट से रीड आउट करना है, 3 से 4 घंटे लगेंगे, कोई इशू नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके वक्फा करके चाय पानी करके आप लोग इसको 3 से 4 घंटे लगाएं। उसके बाद जो आपके पास बुक पड़ी हुई है उसमें से एमसीक्यूज तैयार करें। ठीक है जी। जब आप बेयर एक्ट से ये बुक से रीड आउट कर लोगे ना आर्टिकल्स को जो मैंने आपको बताए हैं, आर्टिकल 1 था 40, 50 था 89, 175 था 212, ये जब आप लोग इनको रीड आउट कर लोगे और फिर जाके अगर आप एमसीक्यूज पढ़ोगे तो आपको अच्छे से वो ज़हन नशीन भी होंगे, समझ में भी आएगी और वो आपको याद भी होंगे। ठीक हो गया। अब जहां से आप लोगों को जिस आर्टिकल की जिस बात की समझ नहीं आएगी, आप किसी भी वक्त ग्रुप के अंदर वॉइस नोट कर दोगे, मैं सुन के आपको फौरन रिप्लाई दे दूंगा। चाहे कोई रात को 12 बजे पढ़ रहा है, चाहे कोई सुबह के 2 बजे पढ़ रहा है, जिस वक्त भी आप पढ़ रहे हैं, ताकि आपको टाइम बचे और हम कल इसका टेस्ट कंडक्ट कर सकें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। ठीक हो गया। अब इस हवाले से
कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि आपने ये कल 10 बजे तक अपनी ये चीजें क्लियर करनी है ताकि कल 10 बजे हम इसका टेस्ट कंडक्ट कर सकें। ठीक है। कोई एतराज किसी को, किसी ने कोई बात कहनी हो, कोई पूछनी हो, फिर आगे हम चलते हैं। ओके सर, ठीक है सर। कहाँ से आर्टिकल लेके कहाँ तक? आर्टिकल 1 तक 40 लिख लें आप। बुक है? एक 1 से 40। हाँ जी। ओके उसके सर। बाद आर्टिकल 50 ता 89 टू 89। सर आप जैसा करें, 89। जो आप आर्टिकल्स बता रहे हैं वो चैट में मेंशन करते जाए ना सर। अच्छा, मैं चैट में मेंशन कर देता हूँ, एक सेकंड। थैंक यू। आर्टिकल 1। इन आर्टिकल्स में से 10 नंबर का पेपर आना है। इंतहाई आसान है। यहाँ पे नजर आ गया सबको? अब मैंने मेंशन कर दिए। जी जी सर, थैंक यू सर। ठीक हो गया। इनको आप लोग नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, जो भी करना है वो कर लें। उसके बाद हम आगे जो है वो चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, आप लोगों के पास बुक्स हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक्स खोल लें, या पीडीएफ के अंदर जो है वो उसको डाउनलोड कर लें, या ओपन कर लें गूगल से उसको। ठीक है, जिसको ओपन कर लें बुक को। अब देखें, जो पहला आर्टिकल है, आपको पहला आर्टिकल क्या कह रहा है, पेज नहीं, आर्टिकल 1 खोलें। पेज तो पता नहीं कौन से पेज पे होगा, आर्टिकल 1 को ओपन करें। जी सर, खोल लिया सर आर्टिकल 1। ठीक हो गया। अब आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि ओपन हो गया। अच्छा जी, जी जी सर। आर्टिकल, हाँ जी, अब आर्टिकल 1 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 1 हमें सिर्फ ये बता रहा है कि यार पाकिस्तान क्या है, इसकी टेरिटरीज कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक हो गया जी, और इसका नाम क्या है। ठीक है जी। अब हमें ये बता रहा है जी कि पाकिस्तान की जो टेरिटरीज हैं, एक तो इसका नाम बता रहा है कि पाकिस्तान का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये 1 नंबर का सवाल आता होता है। ठीक है जी। उसके बाद ये हमें बता रहा है जी कि इसकी टेरिटरीज कौन कौन सी हैं, इसके 4 सूबे हैं। उसके बाद हमें ये बता रहा है कि ये जनाब इस्लामाबाद भी इसी का हिस्सा है। उसके बाद ये 4 सूबे, और उसके बाद जितने भी फेडरली एडमिनिस्ट्रेट ट्राइबल एरिया हैं, फाटा, वो भी इसका हिस्सा है, लेकिन वो ठीक हो गया जी। और उसके बाद जितनी स्टेट्स पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहेंगी वो तमाम की तमाम बन सकती हैं। ठीक है जी, ये टेरिटरीज हैं इसकी। उसके बाद आर्टिकल 2 ने आप कि जो स्टेट रिलीजन है वो कौन सा है जी, स्टेट रिलीजन पाकिस्तान का वो है जी इस्लाम। ठीक है जी। उसके बाद आर्टिकल 2 ये बता रहा है जी कि जितनी ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशंस हैं, ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन पार्ट बनेंगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को, और ये बन गई। आर्टिकल 29 ता 40 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं, यही ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन है। ठीक हो गया जी। मैं अब आपको बता दूं कि फंडामेंटल राइट्स या बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं उनमें और इन ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशंस या ये जो हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं, इनमें फर्क क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी की अगर वायलेशन हो जाती है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट आपका इन्फ्रिंज हो रहा है तो आप उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा उठा लिया, ठीक है, जो पुलिस ने पेश नहीं किया विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने,
तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे एक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है कि जनाब जो दीनी तालीम के साथ साथ, सॉरी, दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाएगी। ठीक है जी। अब सच इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही दुनियावी तालीम की, दीनी तालीम की दुनियावी के साथ साथ। या फिर आप हिसाब लगा लें कि एक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है तो उसमें है कि सूद का खात्मा किया जाएगा। सूद तो हर जगह चल रहा है। तो अब आप इस सूद के खात्मे को लेके कोर्ट के अंदर नहीं कर जा सकते, पीएलआई फाइल नहीं कर सकते कि जनाब यहाँ पे सूद का तो खात्मा नहीं हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो गई है। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी की अगर वायलेशन हुई है तो उसकी ऐसा कोई इफेक्टिवनेस नहीं है जिस तरह बाकी आर्टिकल्स की है। समझ आ गई है? सर इसको रिपीट करें दोबारा सर, एक मरतबा। दो चीजें हैं। एक हैं आपके सिंपल फंडामेंटल राइट्स, या जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर चीजें प्रोवाइडेड हैं। दूसरी चीजें हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, जो आर्टिकल 29 था, आर्टिकल 40 ये नंबर डील करता है। आर्टिकल 29, 30, 31, 32, 33, 40 तक जाते हैं। ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी से मुराद ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको बेस बना के जो भी पॉलिसी आएगी पाकिस्तान के अंदर, वो इनको मद्देनजर रख कर बनाई जाएगी। ठीक हो गया जी। अब बाज ऐसी जो है पॉलिसियां आती हैं जो कि आर्टिकल 29 से 40 जो हमें दी गई हैं पॉलिसीज या प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज, इनके अगेंस्ट हमें नजर आती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको सूद का बताया कि अगर अब देखें सूद चल रहा है, ठीक है, तो आप प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी की तो वायलेशन हो गई ना, एक आर्टिकल की तो वायलेशन होगी, कॉन्स्टिट्यूशन की तो वायलेशन होगी, लेकिन आप उसको कोर्ट के अंदर लेके जा नहीं सकते, ये चैलेंज नहीं कर सकते। वहीं पे आपको फिर ट्रायल नहीं मिल रहा आर्टिकल 10A के तहत। लेकिन आपकी अगर फंडामेंटल राइट की इंफ्रिंजमेंट हो गई है तो आप फौरन से उसको कोर्ट में लेके जा सकते हो कि मुझे फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा, या फोर्स्ड लेबर मेरे से करवाई जा रही है। अब समझ आई है? यानी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी है इनकी अगर वायलेशन होती है तो इट डज नॉट इफेक्ट एनीथिंग। ठीक हो गया? इट डज नॉट इफेक्ट एनी लॉ। ठीक है जी। इट डज नॉट इफेक्ट एनी एक्ट विच हैव बीन पास्ड बाय नेशनल असेंबली और सेनेट। ठीक हो गया? लेकिन यहीं पे अगर कोई लॉ आएगा जो फंडामेंटल राइट से अगेंस्ट जाएगा या इसके रिपग्नेंट में जाएगा, फौरन नल एंड वाइड हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चला कि जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है इसकी ऐसा कोई अहमियत नहीं है। अमल हो गया तो भी ठीक है, ना हुआ तो भी ठीक है। अब समझ आ गई? हम्म, 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 हम्म। जुनेद आपको समझ आ गई है? खालिद खोसरो आपको समझ आ गई है? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब इसी तरह आगे आर्टिकल 3 है, एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कि जनाब जितनी भी जो एक अदम मसावात हैं या इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन हैं उनका खात्मा किया जाएगा। आर्टिकल 4 हमें यहाँ पे कहता है जी कि जो इंडिविजुअल्स के राइट्स हैं अकॉर्डिंग टू लॉ उनको डील किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 5 है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी पाकिस्तान के शहरी हैं, वो हमेशा रियासत के वफादार रहेंगे। उसके बाद हाइट रीजन है आर्टिकल 6, जिसका हम अक्सर तज़किरा सुनते हैं जी का आर्टिकल 6 लगा दो, आर्टिकल 6 लगा दो। आर्टिकल 6 बेसिकली ये है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को रिवर्ट करते हो, तोड़ते हो, उसे चेंज करने की विदाउट जो है वो एक जो तरीकाकार मेंशन है कोशिश करते हो, या आप उसको कर देते हो, या आप उसको वायलेट करते हो, आप इसका खात्मा करते हो, तो ऐसी सूरत में आपके ऊपर आर्टिकल 6 यानी कि हाई ट्रीजन का मुकदमा होगा। और हाई ट्रीजन की जो सजा है वो कौन देता है? वो ना तो सुप्रीम कोर्ट देती है, ना तो वो हाई कोर्ट देती है, ना ही वो कोई लोअर कोर्ट या सेशन कोर्ट देती है। हमेशा हाई ट्रीजन की जो क्या सजा होगी, ये सजा मुतय्यन करती है आपकी नेशनल असेंबली। ठीक हो गया जी? आपकी पार्लियामेंट। उसके बाद आ गया जी, आपने ये सारी चीजें देख लेनी है डिटेल के अंदर। अच्छा जी। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ स्टेट आ गया 7। अब आर्टिकल 8 से शुरू हो रहे हैं फंडामेंटल राइट्स।
वो कहता है जी कि कोई भी लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट होगा या ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा, इनको वायलेट करेगा, तो ऐसा कोई भी लॉ लॉ नहीं बन सकता, उसको नल एंड वाइड करार दे दिया जाएगा। सिंपल। इसकी डिटेल आप लोगों ने पढ़ लेनी है। आर्टिकल 9 है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी शख्स को उसकी जिंदगी। सर इसमें जी जी। आवाज नहीं आई आपकी। यानी कि वो क्या कहते हैं, मेंशन नहीं की गई कि कितनी सजा यानी कि वो दी जाएगी। जी जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, हाई ट्रीजन की सजा मेंशन नहीं है। हाँ जी मेरी। हाँ जी, हाई ट्रीजन की या जी। की सजा मेंशन नहीं है। ये हर केस के अंदर नेशनल असेंबली डिसाइड करेगी कि जनाब इस बंदे को क्या सजा दें। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। सिक्योरिटी ऑफ पर्सन आर्टिकल 9, आप किसी भी शख्स की आज़ादी नहीं छीन सकते, उससे उसकी जान नहीं छीन सकते, माँ सिवाय जहाँ पे आपको कानून इजाजत देता हो। जैसे अब कोर्ट ने किसी बंदे को सजाए मौत सुना दिया, तो वहां पे तो आपको कानून ने इजाजत दे दिया, वहां तो आप उसको फांसी पे चढ़ा सकते हैं, लेकिन राह जाते बंदे को आप नहीं मार सकते। आर्टिकल 10 है सेफ गार्ड एज अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसके अंदर जो मोटी सी चीज है वो ये है कि जिस भी बंदे को पकड़ा जाएगा, उस बंदे को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना लाजमी है। उसके बाद इसके अंदर काफी सारी एक्सप्लेनेशन और चीजें हैं। जिन लोगों को जो है वो 90 90 दिन के लिए नजरबंद रखा जाता है, वो सारी चीजें वो क्या है, वो आप लोगों ने इसमें डिटेल से स्टडी कर लेनी है। पूछी बहुत कम जाती हैं। राइट टू फेयर ट्रायल 10 ए है, हर बंदे को यहाँ पे फेयर ट्रायल का हक दिया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 11 में है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की ना तो स्लेवरी की इजाजत है, ना ही यहाँ पे फोर्स्ड लेबर करवाई जाएगी, और जिस बच्चों की उम्र 14 साल या 14 साल से कम होगी, किसी भी जगह के ऊपर काम नहीं करवाया जाएगा जहाँ जो हजार्डस प्लेस हो, यानी कि जहाँ से उनकी जान को खतरात लाहक हों। ठीक है जी। आर्टिकल 12 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। अब रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट ये है कि आज एक कानून पास हुआ, ठीक है जी, कि फॉर एग्जाम्पल आज से पब्लिक प्लेस के ऊपर थूकना जुर्म है और उसकी सजा 3 साल है। अब कल आपने थूक दिया था सड़क पे चलते हुए, अब आप के ऊपर कल के थूकने पे आज लॉ पास हुआ है, आज मुकदमा नहीं हो सकता कि आपने कल थूक दिया, क्योंकि जब आपने स्पाइट किया रोड के ऊपर तब वो जुर्म नहीं था। ठीक है जी। आज वो जुर्म बन रहा है, लिहाजा जो आज जुर्म बन रहा है उसका इतलाक पीछे जो माजी गुजर चुका है उस पर नहीं होता। नेक्स्ट है जी आर्टिकल 13 प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट। आपको एक ही जुर्म की एक सजा दी जाएगी, एक ही जुर्म पे एक से ज्यादा बार ट्रायल या एक से ज्यादा बार सजा नहीं सुनाई जा सकती। ठीक है जी। आर्टिकल 14 ये आपको कहता है कि जो डिग्निटी ऑफ मैन है, इसको आप वायलेट नहीं करेंगे, यानी कि किसी को बेइज्जत आप नहीं कर सकते, आप किसी के घर नहीं घुस सकते। लेकिन यहाँ पे तो ये किया जाता है कि जैसे ही अक्यूज को पकड़ते हैं, फौरन जनाब मीडिया के ऊपर उसको ला के, और जनाब एसएचओ बैठा है, साथ 4 5 बंदे बैठे हुए हैं जनाब पीछे, उस बंदे को तो बचा हुआ होता है, चाहे वो बेगुनाह ही पकड़ा हुआ क्यों ना हो, उसको जनाब मीडिया के ऊपर तस्वीरें जारी करवा रहे होते हैं, और साथ ऐसे शो कर रहे होते हैं जैसे हमने कोई एहसान कर दिया, ड्यूटी नहीं की। अब कल को बंदा ट्रायल से बरी होके निकल जाए, ठीक हो गया, वो बंदा बेगुनाह हो, तो यहाँ पे आर्टिकल 14 कहता है जी कि आपने डिग्निटी ऑफ मैन को इनवायलेबल जो है वो नहीं करना या इसको वायलेट नहीं करना। आर्टिकल 15 आपको इजाजत देता है कि आप पाकिस्तान के अंदर कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, और माँ सिवाय उन जगहों पे जहाँ पे कानून रोकता है। फ्रीडम ऑफ असेंबली की आपको इजाजत है, आप जहाँ पे कानून आपको नहीं रोकता वहां पे आप एक से ज्यादा लोग खड़े हो सकते हैं, मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं। एसोसिएशन है, आप कोई भी एसोसिएशन यहाँ पे बना सकते हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड आपको हासिल है, आर्टिकल 18 के तहत आप कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते हैं, ना सिवाय उनके जिनके ऊपर कानून ने कलगन लगाई। फॉर एग्जाम्पल अब आप चरस या गांजे की दुकान नहीं खोल सकते, आप इलीगल वेपन्स बेचने की दुकान नहीं खोल सकते कि मुझे तो जी इजाजत मिली हुई है जी आर्टिकल 18 के तहत, लेकिन यहाँ पे मतलब रोक भी लगाई गई है।
आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसके ऊपर काफी सारा झगड़ा होता है, जो कि इस फ्रीडम ऑफ स्पीच का हमारे पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी कोई इतलाक नहीं होता। अब मुंह खोलते हैं और वीगो आता है, आपको ले जाता है। लिहाजा ये आर्टिकल 19 है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी implication नहीं है कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर हर शहरी को हक हासिल है स्पीच का, लेकिन ये खाली बातों की हद तक है। राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं है, ये भी खाली बातों की हद तक है कि आपको ये हक हासिल है कि आप किसी भी चीज के मुतालिक कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आर्टिकल 20 फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन, आपके ये आज़ादी हासिल है कि आप कोई भी रिलीजन जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और उन रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये भी खाली बातों की हद तक ही है। यहाँ पे आए रोज अकलियतों के ऊपर हमले होते हैं और उनके इबादतगाहों के ऊपर हमले होते हैं। आर्टिकल 21 आपको बचाता है किसी मखसूस मजहब में अगर आप हैं तो आपके ऊपर कोई मखसूस टैक्स नहीं लगाया जा सकता। यानी कि अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपके ऊपर आर्टिकल 21 आपको सेव करता है कि आप चूंकि क्रिश्चियन है तो आप जनाब 2000 महीने का दें, ऐसा नहीं होगा। ठीक हो गया जी। किसी मखसूस रिलीजन पर कोई टैक्सेशन आप नहीं लगा सकते। 22 है safeguard as to educational institutions in respect of religion। अब ये नहीं है कि जनाब एक बच्चा अगर क्रिश्चियन है या हिंदुइज्म से ताल्लुक रखता है, किसी भी खा मजहब से ताल्लुक रखता है, और वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 2 में पढ़ने जाता है नूरपुर, तो वहां पे अगर वो जाता है तो सुबह बाकी बच्चे अगर पढ़ रहे हैं जी कुरान पाक की आयत का कर रहे हैं या वो चीजें कर रहे हैं इस्लामी, तो उसको आप जो हिंदू है या क्रिश्चियन है उसको मजबूर नहीं कर सकते कि जनाब आप भी यहाँ पे आके खड़े हो और ये सारी चीजें जो है वो आप भी प्रोफेस करें। नेक्स्ट 23 है, आप पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं माँ सिवाय उन जगहों के जहाँ पे कानून आपको रोकता है। 24 है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, आपको आपकी प्रॉपर्टी से जो है वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं छीनी जा सकती आपसे, आपको महरूम नहीं किया जा सकता प्रॉपर्टी से आपकी माँ सिवाय जहाँ पे कानून आपसे लेना चाहे। जैसे अब इस हवाले से एक एक्ट भी मौजूद है जिसमें आपसे लैंड एक्विजिशन एक्ट गालिबन है 1965 है या कौन सा है, कि वो आपसे लैंड जो है रिक्वायर्ड कर सकती है गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट को जरूरत हो। इक्वालिटी ऑफ सिटीजन है जी 25, और तमाम शहरी बराबर हैं, ये भी खाली बातें हैं, कोई बराबर शराबर नहीं है। जेब में 4 पैसे हैं तो आप सबसे सुप्रीम है, या आपका अब्बा, ये चाचा, कोई मामा, कोई भी लगता लींदा, कोई पुलिस में है या जुडिशरी में है या कोई मैन एमपी है तो बस फिर आप कोई और ही मखलूक हैं। राइट टू एजुकेशन 25A, यहाँ पे हर बंदे को यह हक हासिल है कि उसे फ्री जो है वो एजुकेशन दी जाए। 26 नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, आर्टिकल 26 ये कहता है जी कि आप बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के कहीं पे भी आ जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पब्लिक पार्क है, वहां पे ये नहीं होगा कि जनाब सिर्फ इस कास्ट के या इस मजहब के लोग आ सकते हैं। 26 आर्टिकल आपको ये आज़ादी देता है कि आप पब्लिक प्लेस पे हर जगह जा सकते हैं, आपको नहीं रोका जा सकता माँ सिवाय जहाँ पे कानून रोके। फॉर एग्जाम्पल आप अब जो आर्मी के प्लेसेस हैं, जो बाकी चीज़ें, वहाँ पे नहीं जा सकते। 27 है सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज। 27 आपको ये कहता है जी कि जनाब आपने अगर नौकरी करनी है तो किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन आपसे नहीं की जाएगी। आप गोरा है या काला है ये नहीं देखा जाएगा, आपकी जात क्या है, आपकी कास्ट क्या है ये नहीं देखा जाएगा, आपका मजहब क्या है ये नहीं देखा जाएगा। 28 है जी नेक्स्ट, आपको आपकी कोई लैंग्वेज है, आपका कोई स्क्रिप्ट है, आपका कोई कल्चर है, आपका कोई मखसूस इस किस्म की चीज है और आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको रसाला निकाल रहे हैं उस हवाले से या कोई अंजुमन बना रहे हैं कुछ भी, तो ऐसी सूरत में भी आपको ये पूरा हक हासिल है कि आप अपनी उस लैंग्वेज को या आप अपने उस कल्चर को सेव कर सकें। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आवाज आ रही है आपकी। समझ भी आ रही है कि मैं भी खप रहा हूँ? की आपकी जी 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 सर, आवाज आ रही है। समझ 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 भी आ रही है कि नहीं? जी जी हाँ, समझ समझ के आ रही है। ठीक हो गया। जुनेद आपको भी आ रही है? जुनेद आपको भी आ रही है?
ओके, आर्टिकल 29 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, मैंने आपको बता दिया था कि पीछे हम पढ़ के आए आर्टिकल 8 जो ये बताता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होगी तो ये सरीहन जुर्म होगा। ठीक है जी। कोई भी कानून बनाया जाएगा अगर वो आर्टिकल 8 था 28 आर्टिकल को कहीं से भी हिट करता है तो ऐसी सूरत में वो लॉ लॉ नहीं रहेगा। आप उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करवा कर नल एंड वाइड करार दे सकते हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी है ये जस्ट एक रोड मैप है कि जनाब आपने कानून साजी कैसे करनी है कि वो कुरान और सुन्ना के मुताबिक हो। ठीक है जी। उसके बाद सूद का खात्मा, उसके बाद इस्लामी ममालिक से ताल्लुकात। अब आप ये पढ़ेंगे ना प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में ये सारे यही प्रिंसिपल्स हैं। उसके बाद जी तमाम लोगों को तालीम वगैरह वगैरह इस तरह के प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं। ये बेसिकली ये चीजें हैं कि जनाब आपने कानून साजी करते हुए या अमूर सल्तनत चलाते हुए इन चीजों का ख्याल रखना है। तो आप अगर रख रहे हैं तब भी ठीक है, नहीं रख रहे तब भी ठीक है। आप प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी की वायलेशन को, फॉर एग्जाम्पल आप कहें जी कि इसमें तो कहा गया था सूद नहीं होगा, अब तो सूद है, लिहाजा जी ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो गई। नहीं, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी आर्टिकल 29 से 40 जितनी चीजें प्रोवाइडेड है इनकी वायलेशन होगी तो ये एज सच कोई सरीहन जुर्म नहीं है। ये बस एक रोड मैप था जो ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन की सूरत में इसका हिस्सा बना। उसके बाद इसके ऊपर अमल दरामद होता है, वेल एंड गुड, नहीं होता तब भी ठीक है। हर साल एक रिपोर्ट मुरतब की जाती है और जो अगर नेशनल असेंबली की अगर कोई कानून साजी हुई हो जितनी, उसकी रिपोर्ट सदर को भिजवाई जाती है कि जनाब इसमें कितने फीसद हिस्से में प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज का जो है वो ख्याल रखा गया उस कानून को बनाते हुए। और अगर प्रोविंशियल असेंबलीज ने वो कानून साजी की है तो प्रोविंशियल असेंबलीज का जो जितना डेटा रिकॉर्ड इकट्ठा करके कंसर्न जिले सूबे के गवर्नर को भिजवाया जाता है कि जनाब आप ये देख लें कि ये जनाब इस हद तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद हुआ है। तो जी आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से काफी है, बाकी एफर्ट्स आप खुद करेंगे, खुद पढ़ेंगे और जहां से समझ नहीं आएगी ग्रुप के अंदर पूछ लेंगे, मैं बता दूंगा। या आपने आर्टिकल 29 से 40 50 to 89 175 से 212 पढ़ लेने हैं। कल इसका टेस्ट होगा इंशाल्लाह 10 बजे। 10 बजे से पहले आप जब चाहें, चाहे रात को चाहे दिन में, कोई भी सवाल कोई भी बात पूछना चाहें आप ग्रुप के अंदर बिला झिझक पूछ सकते हैं। थोड़े से दिन में मेहनत करें। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा डायलॉग जो है वो बन गया, बल्कि आज भी ग्रुप के अंदर चंद दोस्त ये कह रहे थे कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और ये वाकई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई स्पेस साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। जस्ट ये थोड़ी सी मेहनत है आप लोगों की और इंशाल्लाह ताला तमाम लोग पास हो जाएंगे। सुबह नहीं टेस्ट होगा जी, कल रात 10 बजे टेस्ट होगा। ठीक है जी, इसी टाइम पे टेस्ट शेयर होगा जी शाम में इंशाल्लाह। और आप लोगों से मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इन तमाम आर्टिकल्स को पढ़ लेंगे। ये 10 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं, देखें बातें हैं, सारी सारी बातें, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नॉलेज है। इसी नॉलेज के नंबर हैं। तो जी कल मिलते हैं जी इंशाल्लाह ताला। नहीं, कल जूम पे क्लास नहीं होगी, कल जस्ट आप लोगों का टेस्ट होगा। हाँ, ले लेंगे, क्लास भी ले लेंगे, टेस्ट के बाद क्लास भी ले लेंगे, कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह। कल मिलते हैं जी। ठीक हो गया जी। थैंक यू जी, आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी ऑल कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट होगा जी कल। ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन यही तो है सिलेबस जो मैंने आपको आर्टिकल नंबर लिखवाए हैं, सिर्फ यही पढ़ना है, इसी में से 10 नंबर का आना है। समझ आ रही है? जो मैंने आर्टिकल नंबर ऊपर लिखे हैं ना, इसी में से 10 नंबर के सवाल आने हैं, कुछ इजाफी नहीं। जी जी सर। हाँ जी, कुछ इजाफी नहीं पढ़ना। ओके सर, ओके। ओके जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।